हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और क्लास 7 की बुक के 8 चैप्टर पढ़ गए हैं। आज 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, गति एवं समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदेश वर्तुल यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। चलिए देख लेते हैं। ये गति के उदाहरण हैं और आपको गति का प्रकार बताना है। तो लिखा है मार्च पास्ट करते सैनिक। तो ये सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं। तो सरल रेखी गति करते हैं ये। इसके अलावा सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, ये भी सरल रेखी गति करते हैं। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो इनमें होती है हाथों में दोलन गति। अगला लिखा है चलती साइकिल के पैडल की गति, तो ये आवर्ती गति होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति परिक्रमण गति होती है। झूले की गति दोलन गति होती है और लोलक की गति भी दोलन गति होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यह हमारा अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। बिल्कुल होती है, कुछ धीरे धीरे गति करते हैं और कुछ तेज तेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यही बताया जा रहा है आगे कि मंद अथवा तीव्र गति। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि सड़क पर जो वाहन चल रहे होते हैं सभी की गति समान नहीं होती है। कुछ धीरे चल रहे होते हैं, कुछ तेज चल रहे होते हैं और एक ही वाहन अलग अलग समयों पर कभी तेज चलता है और कभी धीरे भी चलता है। आगे लिखा है सरल रेखी पथ के अनुदेश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। हमें सूची नहीं बनानी है, ये बच्चों के लिए कार्य दिया गया है क्योंकि ये बुक जो है क्लास 7 की है। आगे बढ़ते हैं। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन तीव्र गति कर रहा है और कौन सा मंद। अब आगे एक क्रियाकलाप लिखा है जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि कौन सा वाहन तीव्र गति कर रहा है, कौन सा धीमे गति कर रहा है। जो पीछे है वह धीरे धीरे चल रहा है, जो आगे है वह तीव्र गति से चल रहा है। अब इस लेसन से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका न्यूमेरिकल होगा, यानी सवाल पूछा जाएगा आपसे कि दूरी इतनी है, औसत चाल बताइए। तो ऐसे प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिए हैं। यदि आप प्रैक्टिस वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। चलिए आगे चाल के बारे में लिखा है। गति के बारे में बता दिया कि कुछ जो वाहन होते हैं तेज गति से चलते हैं, कुछ धीमी गति से चलते हैं। अब चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये सूत्र आपको याद रखना है, फॉर्मूला। जो भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा वो इसी से लगेगा। चलिए पहले चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि यदि किसी वस्तु की दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं और आपको इतना ही याद रखना है।
क्या याद रखना है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। आगे लिखा है, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है, क्योंकि जब कोई वाहन चलना आरंभ करता है तो ऐसा तो नहीं है कि वह तुरंत अपनी गति को अधिक बढ़ा ले। पहले गति की शुरुआत होती है धीमी गति से, उसके बाद उसकी जो चाल है वह बढ़ती है। आगे लिखा है, अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चली अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, यानी कि इस पुस्तक में औसत चाल को चाल द्वारा ही दर्शाया गया है। आगे लिखा है, हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। जो सूत्र मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो इसमें असमान और एक समान गति के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो यदि हम समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब समय कैसे मापा जाता है तो यही आगे बताया जा रहा है। लिखा है, समय की माप। चलिए पढ़ लेते हैं। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। यानी कि सामान्य भाषा में जब हम लोग कहते हैं कि कितना समय हुआ है तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? काल अंतराल का मापन ही होता है जिसे हम घड़ी द्वारा मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे समय मापते थे, क्योंकि उस समय घड़ियां नहीं थी। तो सबसे पहले पुराने जो समय मापने के तरीके हैं उनके बारे में बात होगी, उसके बाद अभी के समय के बारे में। लिखा है, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे समय का निर्धारण किया गया। यानी कि
जब सूर्योदय होता है और अगले दिन सूर्योदय तक यानी अगले सूर्योदय तक जो बीच का समय है वह एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक के जो बीच का समय होता है उसकी माप की गई माह के रूप में। और एक वर्ष किसे कहा गया? जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, तो उस समय को एक वर्ष कहा गया। आगे लिखा है, प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियां घड़ियां ही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि घड़ियों में किस गति का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है आवर्ती गति का। ये आप देख सकते हैं दीवार घड़ी, ये मेज घड़ी, ये डिजिटल घड़ी है। आगे लिखा है, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आगे लिखा है, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। यह सरल लोलक की गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। तो ऐसे ही दोलन गति भी कह देते हैं। ऊपर जो उदाहरण थे उसमें मैंने आपको दोलन गति बताया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे लिखा है, जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके O तक फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। ये सरल लोलक है, ये चित्र में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी गति कैसे दिखाई गई है? क्या करता है? ये अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करता है A तक, फिर A से B और B से वापस O पर आता है। तो ये गति कहलाती है कि इसने अपना एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, और यही आपको याद रखना है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है वह क्या कहलाता है? लोलक का आवर्तकाल। ये आपको याद रखना है। चित्र में समझ लीजिए एक बार, आपको भाषा समझने में शायद थोड़ी सी परेशानी हो। एक दोलन कब पूरा होता है? A से B गया, B से फिर वापस A पर आया, तो इसका एक दोलन पूरा हो जाता है। आगे लिखा है, आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल वाले विद्युत परपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं इन्हें। आगे लिखा है, इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब लिखा है, समय तथा चाल के मात्रक, यानी समय और चाल के मात्रक क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे लिखा है, चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चाल दूरी बटे समय है, अतः चाल का मात्रक
मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना है कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है, यानी कि किलोमीटर्स नहीं लिखा जाएगा, किलोमीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर्स नहीं लिखा जाएगा, सेंटीमीटर लिखा जाएगा। आगे लिखा है, आपको यह याद रखना है कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। यानी कि यदि कम दूरी होती है तो उसी प्रकार से हम मात्रक लेते हैं, अधिक दूरी के लिए दूसरा मात्रक प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम अपने घर से विद्यालय तक की दूरी को मापें तो सिर्फ मीटर में ही बता सकते हैं, किलोमीटर में बता सकते हैं। इसके अलावा समय को घंटे में बता सकते हैं। अब यदि समय को वर्ष में बताया जाए तो ये गलत होगा। अब जो दूरी है, यदि आपका विद्यालय पास में ही है तो आप कह देंगे घर के बिल्कुल पास है कि हमारा विद्यालय 100 मीटर है या 200 मीटर है, और यदि 4-5 किलोमीटर है तब हम उसको किलोमीटर में लेंगे। इसी प्रकार से समय होता है कि समय यदि थोड़ा समय लग रहा है, 1 घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, तो इसे वर्षों में व्यक्त करना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। आगे लिखा है, 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है। जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो नाड़ी स्पंदन की दर होती है वह बच्चों में कुछ अधिक हो सकती है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थीं, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। यानी क्षेत्र जैसा था वहां पर जैसे लोगों ने डिजाइन बना पाया वैसी डिजाइन बनाई गई। तो ये घड़ियां थी, धूप घड़ी थी, जल घड़ी थी, रेत घड़ी थी। तो ये रेत घड़ी है, आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी जो है आप देख सकते हैं। ये रेत घड़ी है, ये जल घड़ी है। यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है तो इसको पढ़ना आवश्यक है, हो सकता है इससे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो लिखा है, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज यानी स्पंद की संख्या हर बार समान होती है। थोड़ा बोलने में समस्या है मुझे, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको आवाज चेंज लगे, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। आगे लिखा है, गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थे। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा है चाल मापना। तो चाल को कैसे मापा जाता है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। तो चाल को कैसे मापें, इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है, तो क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। लिखा है चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद को रखा जाता है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी में लिखिए। प्रत्येक समूह के लिए पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। चाल तभी तो ज्ञात हो पाएगी जब आपको दूरी पता होगी। आगे लिखा है तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। आगे लिखा है कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, आप स्वयं की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। यहां ये सारणी दी गई है और यहां पर आपको इसे फिल करना है, यानी ये बच्चों के लिए दी गई है, हमें इसे फिल नहीं करना है। हमें बस चाल याद रखनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न आपका पूछा जाएगा, आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है। आगे लिखा है उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी छोड़ने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? तो रॉकेट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर जा रहा है और कछुआ 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर, तो कई गुनी ज्यादा है रॉकेट की चाल। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब यदि आपसे समय पूछ लिया जाए तो चाल इसके बटे में आ जाएगी, समय पहुंच जाएगा यहाँ, तो समय हो जाएगा दूरी बटे में चाल। यदि दूरी पूछ लिया जाए तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय। तो उसी फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। आगे लिखा है आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, यानी समय बराबर दूरी बटे में चाल, जो मैंने अभी आपको बताया था उसी फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले बनेंगे। आगे लिखा है आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए इनमें से किसी एक मीटर पर एक कोने पर इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है।
इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इसे पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो वाहन दूरी तय करता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर द्वारा। और चाल किससे मापी जाती है, स्पीडोमीटर के द्वारा। आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, ये कार का डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ दर्शाए गए हैं, तो इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जिनसे प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है, तो ये पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या है, चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, उसी के अनुसार हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यदि हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। जैसे हमें 112 को बदलना है तो इसमें हम 5/18 का कर देंगे गुणा। इसको सॉल्व कर देंगे तो जो चाल निकल कर आएगी वह आएगी मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार से मीटर प्रति सेकंड दिया गया हो और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो हमें उसमें 18/5 का गुणा करेंगे, यानी उल्टा। तो ये आपको बातें दोनों याद रखनी है। तो आज का लेसन यहीं पर होता है समाप्त। अच्छा लेसन था, समय को मापने के बारे में जाना, चाल के बारे में जाना, दूरी के बारे में जाना, सरल लोलक के बारे में जाना। तो अच्छा लेसन था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह न्यूमेरिकल टाइप होगा। आपको दूरी दी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा, आपको चाल बतानी होगी। इसी प्रकार से हो सकता है समय और दूरी दे दी जाए, समय और चाल दे दी जाए और आपसे दूरी पूछ ली जाए, तो आपको इसी फॉर्मूले से चाल बराबर दूरी बटे समय से हल कर लेना है। इसके अलावा प्रैक्टिस देखते रहिए, मैं प्रैक्टिस में इस प्रकार के प्रश्न लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।